Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 12th November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about India-Bhutan relations. Important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. सबसे पहले करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्या डेवलपमेंट्स हुई हैं इंडिया और भूटान के बीच में। तो हाल फिलहाल में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भूटान विजिट किया इन ऑर्डर टू अटेंड 70th बर्थडे सेलिब्रेशन ऑफ किंग जिंगमे सिंगे वांगचुक हु इज ऑल्सो नोन एज K4। तो ये हैं K4 जो फॉर्मर किंग थे, अब उनके बेटे K5 जिंगमे खेसर नामग्याल वांगचुक इज द करेंट किंग। तो वहाँ पे जो किंग्स हैं उनको लोकली लोग K4 या K5 नाम से बुलाते हैं। तो जो फॉर्मर किंग थे उनको K4 इसलिए कहा जाता है जिनके बर्थडे सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करने गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको K4 इसलिए कहा जाता है बिकॉज ही वॉज 4th किंग ऑफ भूटान। और जो करंट किंग हैं उनको K5 इसलिए कहा जाता है बिकॉज ही इज 5th किंग ऑफ भूटान। K1 वॉज उगेन वांगचुक। ये पूरा नाम याद नहीं रखना है, बट आपको ये जानना चाहिए कि जो वांगचुक डायनेस्टी अभी भूटान के अंदर मोनार्की पोजीशन होल्ड करती है, इट केम इनटू पावर इन 1907। द फर्स्ट किंग ऑफ भूटान K1 केम इनटू पावर इन 1907। उसके पहले भूटान के अंदर मोनार्किकल सिस्टम नहीं था, वहाँ पे थियोक्रेटिक ड्यूअल सिस्टम था। थियोक्रेटिक ड्यूअल सिस्टम का मतलब the topmost power was divided between the administrative head and the religious head। तो कुछ पावर जो है रिलीजियस लीडर्स के पास हुआ करते थे, कुछ पावर जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड या किंग के पास हुआ करते थे। तो एक प्योर मोनार्की सिस्टम नहीं था 1907 से पहले। पावर वाज डिवाइडेड, उसी को कहा गया है थियोक्रेटिक ड्यूअल सिस्टम। और ये थियोक्रेटिक ड्यूअल सिस्टम भूटान के अंदर 1651 से चल रहा था। तो ये थियोक्रेटिक ड्यूअल सिस्टम जिसमें पावर डिवाइडेड था रिलीजियस लीडर्स के और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स के बीच में, इस सिस्टम को ख़त्म किया गया 1907 में और वहाँ पे एक मोनार्किकल सिस्टम अडॉप्ट किया गया। द फर्स्ट किंग वाज देन उगेन वांगचुक ऑल्सो नोन एज K1। 2008 तक तो भूटान के अंदर एब्सोल्यूट मोनार्की चली, मतलब द किंग had all the powers in his hands। बट फिर 2008 में वहाँ पे थोड़े से पॉलिटिकल ट्रांजिशंस लाए गए। भूटान अडॉप्टेड इट्स फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन इन 2008 और इसके साथ ही भूटान ट्रांजिशनड फ्रॉम एब्सोल्यूट मोनार्की टू अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। जिस तरीके का सिस्टम ब्रिटेन के अंदर है वैसा ही है भूटान के अंदर, आप कह सकते हैं। दे हैव डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। दे आर नॉट रिपब्लिकन स्टेट, मतलब द हेड ऑफ द स्टेट इज नॉट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, जैसे भारत में होता है। इसलिए भारत को कहा जाता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया। बट भूटान हो या ब्रिटेन हो, दे आर नॉट कॉल्ड एज रिपब्लिकन स्टेट बिकॉज जो टॉप मोस्ट पोजिशन है वो एक हेरिडेटरी पोजिशन है। बट बाकी सारे एक्टिविटीज के लिए देयर इज नाउ पार्लियामेंट एंड ऑल द डिसीजंस आर टेकन इन डेमोक्रेटिक मैनर एंड दे हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो। वैसे ब्रिटेन के अंदर देयर इज नो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी कारण से भूटान को या ब्रिटेन को कहा जाता है डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। मोनार्की है बट साथ ही साथ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी है एंड द मोनार्की एज वेल एज द गवर्नमेंट इज बाउंड बाय सम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स। तो ये है भूटान का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर। और K5 जो है करंट किंग है, K4 जो फॉर्मर किंग है, उनके बर्थडे में पार्टिसिपेट करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। थोड़ा सा भारत भूटान के रिलेशंस के बारे में देखते हैं। तो 1910 में भूटान वाज मेड प्रोटेक्टरेट स्टेट बाय ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स ने भूटान को कभी वैसे कैप्चर नहीं किया, कॉलोनाइज नहीं किया जैसे उन्होंने बाकी भारत को किया था। बट भूटान को उन्होंने प्रोटेक्टरेट स्टेट बनाया, मतलब उसकी फॉरेन पॉलिसी पूरी तरीके से ब्रिटिशर्स ने अपने हाथ में ले ली कि तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी तो हम मैनेज करेंगे, किसके साथ तुम ट्रीटी करोगे, किसके साथ तुम्हारी एनिमिटी होगी, एवरीथिंग विल बी डिसाइडेड बाय ब्रिटिशर्स। व्हेन ब्रिटिशर्स लेफ्ट इंडिया देन दे लेफ्ट भूटान एज वेल। तो जो प्रोटेक्टरेट
स्टेट वाला प्रोविजन था दैट एंडेड इन भूटान एंड भूटान बिकेम कंप्लीटली इंडिपेंडेंट। उसके बाद कुछ ही दिनों के बाद चाइना अटैक्ड ऑन सम ऑफ द बॉर्डर विलेजेस ऑफ भूटान एंड कैप्चर्ड सम ऑफ द टेरिटरीज ऑफ भूटान। तो यही कारण है कि अभी तक चाइना और भूटान के रिलेशन जो हैं वो अच्छे नहीं हैं, क्योंकि चाइना का जो एक्सपेंशनिस्ट टेंडेंसी है वो उसने तुरंत दिखाया राइट आफ्टर ब्रिटिशर्स लेफ्ट भूटान। दे कैप्चर्ड सम ऑफ द टेरिटरीज ऑफ भूटान। So these are some disputed territories between China and Bhutan. Some of these territories are under capture of China. और 1949 में आप एक तरीके से कह सकते हैं चाइना के दबाव में भी था भूटान। भूटान was looking for some support from some other powerful country who could match the might of China, क्योंकि now Britishers had left। तो फिर भारत और भूटान के बीच में एक ट्रीटी साइन हुई जिसका नाम है ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, दैट वाज साइंड इन दिस ईयर 1949। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप में जिस तरीके का रिलेशंस ब्रिटिश इंडिया और भूटान का था वैसा वैसा ही रिलेशन लगभग अब इंडिपेंडेंट इंडिया और भूटान के बीच में लाया गया। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप जो 1949 वाली थी उसकी आर्टिकल 2 में एक्सटर्नल रिलेशन से रिलेटेड बात की गई कि भूटान will now be guided by India in managing its external affairs। तो एक तरीके से भूटान now became protectorate state of India। बाकी ट्रेड एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए बात की गई कि देयर विल बी फ्री मूवमेंट ऑफ गुड्स बिटवीन इंडिया एंड भूटान अंडर आर्टिकल 5 एंड 6। एक्सट्रेडिशन एंड सिक्योरिटी कोऑपरेशन, मतलब भारत में अगर कोई क्रिमिनल क्राइम करके अगर भूटान में भाग जाता है या भूटान का कोई क्रिमिनल क्राइम करके भारत में आता है तो दोनों देश एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे एंड देयर विल बी एक्सट्रेडिशन, मतलब एक्सचेंज ऑफ द क्रिमिनल्स एंड फ्यूजिटिव्स। कोई वहां पे अगर क्राइम करके भागता है भूटान में भारत से, उसको भूटान की जो सरकार है कैप्चर करके वापस भारत में भेजेगी सो दैट द क्रिमिनल कुड बी ब्रॉट टू जस्टिस। ओपन बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड भूटान, तो भारत और भूटान के बीच में ओपन बॉर्डर है जो आज तक फॉलो होता है, जिसमें आपको भूटान जाने के लिए अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली भूटानीज आदमी को भारत आने के लिए वीजा लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, आपको पासपोर्ट कैरी करना होगा, कुछ बेसिक अप्रूवल्स लेने होंगे ऑन द बॉर्डर, बट अलग से वीजा लेने की जरूरत नहीं है इन एडवांस। मेयर पासपोर्ट इज इनफ टू मूव इनटू भूटान, व्हाइल Bhutanese individual can come to India without having special visa. So that is as per open border provision of Treaty of Friendship of 1949. अब ये जो पहला प्रोविजन है एक्सटर्नल रिलेशंस विल बी गाइडेड बाय इंडिया, इसको लेकर के धीरे धीरे काफी क्रिटिसिज्म होने लगा भूटान के अंदर भूटान की सरकार का, कि भूटान की सरकार जो है पूरी तरीके से भारत की सरकार के कंट्रोल में काम करती है। वहाँ के जो यूथ हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि वहाँ पे डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ 2008 में, तो वहाँ पे अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज आ रही हैं। वहाँ पे भी रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन पार्टी है, ऊपर में सबसे ऊपर किंग है, लेकिन वहाँ पे भी अब पॉलिटिकल सिस्टम है, पॉलिटिकल कल्चर डेवलप हो रहा है। तो देयर आर मेनी critics, there are many political parties who are critic of India कि इंडिया होल्ड्स बिग ब्रदर एटीट्यूड टुवर्ड्स भूटान, हमको गाइड करता है, छोटे भाई की तरह कंट्रोल करता है। देयर इज चैलेंज टू भूटान सुवरेनिटी। तो इस कारण से फिर ये क्रिटिसिज्म पहले से ही आने लगा था, जब पूरी तरह से डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन नहीं आया था तब से ही द यूथ ऑफ भूटान दे वर क्रिटिसाइजिंग भूटानीज गवर्नमेंट फॉर having accepting the dominance of India. They were criticizing Bhutan for allowing India to maintain big brother's attitude. तो इस कारण से 2007 में इस ट्रीटी को चेंज किया गया। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप ऑफ 1949 में कुछ बदलाव लाए गए, उसमें ये जो एक्सटर्नल रिलेशंस वाला प्रोविजन है इसको बदल दिया गया है। सो नाउ भूटान इज नॉट गाइडेड बाय इंडिया इन मैनेजिंग इट्स एक्सटर्नल अफेयर्स, एटलीस्ट ऑफिशियली। नाउ भूटान इज अंडर नो कंपल्सन टू फॉलो इंडियाज डायरेक्शंस इन मैनेजिंग इट्स फॉरेन रिलेशंस। वो बात अलग है कि इनफॉर्मली तो अभी भी दोनों देशों के बीच में स्ट्रॉन्ग कोऑर्डिनेशन है, बट ऑफिशियली भूटान नाउ मेंटेन्स फुल सोवरेनिटी इन मैनेजिंग इट्स फॉरेन पॉलिसी। तो आर्टिकल 2 वाज रिमूव्ड इन 2007 रिवाइज्ड ट्रीटी। अब भारत और भूटान के बीच में कुछ हाई पॉइंट्स देखते हैं जिनसे भारत और भूटान के रिलेशंस मजबूत हुए हैं। तो 1960s में भारत ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था भूटान के अंदर, ऑफ कोर्स ऑन रिक्वेस्ट ऑफ भूटानीज गवर्नमेंट ओनली। उस प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट दंतक, जिसके अंतर्गत भारत
ने मोटरेबल रोड्स बनाए इन भूटान। तो भूटान ज़्यादातर जो हिली एरियाज हैं, रग्ड टोपोग्राफी है, तो वहाँ पे कनेक्टिविटी का काफ़ी प्रॉब्लम था, तो फिर वहाँ पे मोटरेबल रोड्स बनाया भारत ने कई सारे इंपॉर्टेंट सिटीज़ को कनेक्ट करते हुए। दिस प्रोजेक्ट दंतक वाज लॉन्च्ड as a result of an agreement between Prime Minister Jawaharlal Nehru and King of Bhutan. And Project Dantak was implemented in Bhutan by Border Road Organization of India. Border Road Organization डिफेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत जो क्रिटिकल एरियाज हैं बॉर्डर रीजन्स में, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करती है भारत में। इसी को काम दिया गया कि आप प्रोजेक्ट दंतक को लॉन्च करें भूटान में, तो जिससे भारत और भूटान के रिलेशंस और अच्छे हुए। भारत और भूटान के बीच में हाइड्रो पावर कोऑपरेशन ऑल्सो प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन स्ट्रेंथनिंग टाइज। देखिए, भूटान के अंदर कई सारी नदियां हैं, हिमालयन रिवर्स हैं, और वहाँ से फिर हाइड्रो पावर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, क्योंकि कई सारी नदियां हैं और वो सब हिमालय से नीचे डाउन द स्लोप फ्लो करती हैं। तो भूटान हाइड्रो पावर वाइज एक रिच कंट्री थे बिकॉज ऑफ इट्स ज्योग्राफी, बट उस हाइड्रो पावर को टैप करने के लिए ना उसके पास टेक्नोलॉजी था, ना इंफ्रास्ट्रक्चर था। तो इस कारण से despite naturally being blessed with hydropower, Bhutan used to be a power scarce country because it did not have technology and infrastructure. फिर 1987 में भारत और भूटान के बीच में हाइड्रो पावर कोऑपरेशन रिलेटेड कई सारे एग्रीमेंट्स साइन होने शुरू हुए, जिसमें भारत ने बहुत सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस देना शुरू किया भूटान को। इसमें 40% लोन, 60% ग्रांट के तौर पे पैसा पास किया गया भूटान को, और इंफ्रास्ट्रक्चरल हाइड्रो पावर रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए गए भूटान के अंदर। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया भारत ने भूटान को टू टैप द हाइड्रो पावर, एंड बाय 2007 भूटान बिकेम नेट एक्सपोर्टर ऑफ हाइड्रो पावर। ज़्यादातर बिजली जो भूटान में प्रोड्यूस होती है वो भारत खरीद लेता है, सो नेट एक्सपोर्टर ऑफ हाइड्रो पावर टू इंडिया। उसके अलावा कुछ बांग्लादेश या नेपाल को भी बेचता है भूटान। There are many Indian hydropower related companies working in Bhutan to generate hydropower. भारत और भूटान के बीच में हाइड्रो पावर कोऑपरेशन रिलेटेड तो वैसे कई सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन एक अगर नाम आपको याद रखना है तो आप याद रखना चूखा प्रोजेक्ट। 336 मेगावाट का प्रोजेक्ट है, 1988 में लाया गया था। उसके बाद से और भी कई सारे प्रोजेक्ट्स लाए गए, तो एक नाम याद रखने से काम चल जाएगा इन द मेंस एग्जाम। तो ये सब कुछ हाई पॉइंट्स हैं, और भी कुछ हाई पॉइंट्स हैं, जैसे ऑपरेशन ऑल क्लियर साल 2003-4 में चलाया गया। देखिए, होता क्या था कि असम के अंदर कई सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स डेवलप हो रहे थे इन द अर्ली फेज ऑफ 21st सेंचुरी। अल्फा, एनडीएफबी, केएलओ, ये सब इंसर्जेंट ग्रुप जो हैं वो असम के अंदर इंसर्जेंट एक्टिविटीज़ करने के बाद भूटान के जो बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पे रेफ्यूज ले लेते थे, वहाँ पे छुप करके रहते थे। तो फिर भारत सरकार के रिक्वेस्ट पे भूटान की आर्मी, जिसको कहा जाता है रॉयल भूटान आर्मी, इट स्टार्टेड एन ऑपरेशन जिसका नाम है ऑपरेशन ऑल क्लियर, एंड इन दिस ऑपरेशन दे फ्लश्ड आउट इंडियन इंसर्जेंट्स हाइडिंग इन भूटानीज टेरिटरी। इसमें भारत की आर्मी ने सीधा सीधा पार्टिसिपेट नहीं किया, भारत सरकार ने बस सपोर्ट किया टेक्नोलॉजिकली या इंफॉर्मेशन वाइज, बट पूरा पूरा ये ऑपरेशन ऑन ग्राउंड रन किया रॉयल भूटानीज आर्मी ने। तो इससे भी भारत और भूटान के जो डिफेंस रिलेशंस हैं वो काफ़ी मजबूत हुए, एक दूसरे के बीच में अंडरस्टैंडिंग काफ़ी मजबूत हुई आफ्टर दिस ऑपरेशन ऑल क्लियर इन द ईयर 2003-4। डोकलाम स्टैंड ऑफ वॉज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट इन द ईयर 2017। व्हाट हैपेंड, ये देखिए, साल 2017 में चाइना और भूटान के बीच में पहले टेंशंस बढ़ने शुरू हुए। उसके लिए आप पहले ये देखिए, ये वाला एरिया, ये एरिया जो आप देख रहे हैं इसको कहा जाता है चुम्बी वैली। ये जो चुम्बी वैली है, इट इज एट द ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया। एक तरफ इंडिया, इंडियन स्टेट सिक्किम है, दूसरी तरफ भूटान है, और तीसरी तरफ चाइना है। तो ये है चाइना, ये है भूटान, भूटान का डोकलाम प्लेटू, और ये है भारत का सिक्किम स्टेट, और ये है चुम्बी वैली इन चाइना। तो दिस चुम्बी वैली इज एट द ट्राई जंक्शन, एक तरफ चाइना, दूसरी तरफ इंडिया, तीसरी तरफ भूटान। ये चुम्बी वैली से फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर हिल शुरू होते हैं, एंड दैट लीड्स टू डोकलाम प्लेटू। तो यहाँ पे है वैली और फिर है डोकलाम प्लेटू। अब चुम्बी वैली में चाइना खूब सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा था, रोड बना रहा था, रेलवे लाइन बिछा रहा था, एंड चाइना ऑल्सो स्टार्टेड टू
टेक सम ऑफ द या कैप्चर सम ऑफ द एरियाज ऑफ डोकलाम प्लेटू। तो ये जो डोकलाम प्लेटू है उसका भी कुछ हिस्सा चाइना ने कैप्चर करना शुरू किया। ये देखिए यहाँ पे है चुंबी वैली। चाइना कहता है कि डोकलाम प्लेटू बिलोंग्स टू भूटान। तो चाइना हैज डिस्प्यूटेड डोकलाम प्लेटू। चाइना का यही तरीका रहता है, पहले वो किसी एरिया को डिस्प्यूटेड कर देता है कि ये तो देखो मेरे हिसाब से डिस्प्यूटेड है, इस पे चर्चा करनी होगी कि ये किसका है, आपका है कि मेरा है, और फिर धीरे धीरे उस एरिया को कैप्चर करना शुरू कर देता है। अरुणाचल प्रदेश के लिए भी ये वही स्ट्रैटेजी फॉलो कर रहा है। लेकिन भारत इतना कमजोर देश तो है नहीं कि उसको अरुणाचल प्रदेश दे देगा, बट वो एक बार कह देता है कि ये डिस्प्यूटेड है, देखना पड़ेगा जी, और फिर उस रीजन के थोड़े थोड़े हिस्से को कैप्चर करना शुरू करता है। यही शुरू किया उसने डोकलाम रीजन में। ये चुंबी वैली में इंफ्रास्ट्रक्चर खूब डेवलप किए, अपनी आर्मी को मोबिलाइज किया, यहाँ तक रोड वगैरह बना करके सारी आर्मी यहाँ ले आया। फिर धीरे धीरे डोकलाम प्लेटू जो भूटान का है, भूटान के हिसाब से उसके कुछ हिस्से को कैप्चर करने लगा। तो नेचुरल सी बात है कि रॉयल भूटान आर्मी और चाइना की आर्मी, जिसको कहा जाता है पीपल्स लिबरेशन आर्मी, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए कन्फ्रंट करने के लिए। अब भूटान की आर्मी तो चाइना की आर्मी के सामने कुछ भी नहीं है, पावर असिमेट्री है। तो ये जो कन्फ्रंटेशन है उसमें भूटान को तो नुकसान ही झेलना पड़ता, लेकिन भारत ने तुरंत इस स्थिति को पहचाना कि इट इज गोइंग टू बी अ टेंस सिचुएशन एंड इंडियन आर्मी केम इन सपोर्ट ऑफ रॉयल भूटान आर्मी, और एकदम युद्ध का माहौल जैसा बन गया साल 2017 में। एक तरफ इंडियन आर्मी स्टैंडिंग शोल्डर टू शोल्डर विथ रॉयल भूटानीज आर्मी, सामने है पीपल्स लिबरेशन आर्मी। 2-3 महीने तक ये टेंशन चलता रहा, डोकलाम स्टैंड ऑफ इसको कहते हैं। साल 2017 में ऐसा लग रहा था कि अब भारत और चाइना के बीच में लड़ाई हो ही जाएगी, लेकिन फिर 2-3 महीनों बाद नेगोशिएशन से ये बात को रिजॉल्व किया गया। भारत और चाइना की सरकारों ने आपस में नेगोशिएट किया एंड वी रिटर्न टू स्टेटस को आंते। स्टेटस को आंते मतलब सिचुएशन बिफोर डोकलाम स्टैंड ऑफ जहां था वहां पर रिटर्न हो गए, क्योंकि इसका मतलब यह है कि चाइना ऑल्सो विड्रू फ्रॉम डोकलाम प्लेटू। बोले ठीक है, हम डोकलाम प्लेटू से पीछे हट रहे हैं, एंड देन दिस टेंशन वाज डिफ्यूज्ड। अब सवाल ये उठता है कि भारत इतना क्यों सपोर्ट में आ गया भूटान के। तो एक तो यह है कि भूटान इज ए प्राइज्ड अलाई फॉर इंडिया, इंपॉर्टेंट अलाई है, तो उसको सपोर्ट करना बनता था। उससे ज्यादा बड़ा कारण है भारत के स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के पर्सपेक्टिव से। देखिए, डोकलाम प्लेटू पे अगर चाइनीज आर्मी आ जाए, सो नाउ दे विल कम इनटू प्रॉक्सिमिटी विद द सिलीगुड़ी कॉरिडोर, जिसको कहा जाता है चिकन नेक एज वेल, एंड इंडिया विल नेवर वांट दिस कि चाइनीज आर्मी जो है वो डोकलाम प्लेटू पे आ जाए। जब तक चुंबी वैली में है तब तक ठीक है, वैली मतलब लोअर एरिया में है तब तक फिर भी ठीक है। डोकलाम प्लेटू पे हम नहीं चाहेंगे कि वो आ जाएं, बिकॉज इट विल ब्रिंग देम इनटू प्रॉक्सिमिटी टू दिस एरिया एंड इट विल क्रिएट एग्जिस्टेंशियल थ्रेट फॉर इंडिया, स्पेशली विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो इन सब कारणों को देखते हुए भारत की आर्मी ने एकदम प्रोएक्टिव स्टेप लिया और भूटान की आर्मी के साथ खड़े हो गई इन ऑर्डर टू कन्फ्रंट पीपल्स लिबरेशन आर्मी ऑफ चाइना, जिसको कहा जाता है डोकलाम प्लेटू स्टैंड ऑफ। यहाँ पे ये है चुंबी वैली और ये है डोकलाम प्लेटू, जिसको लेकर के डिस्प्यूट हुआ था। चाइना क्लेम्स कि ये सारा हिस्सा हमारा है, ये वाला हिस्सा हमारा है। जैसे वो अरुणाचल प्रदेश को कहता है कि उसका है, वैसे ही इस हिस्से को ही कहता हमारा है, और इस एरिया पे वो चाइना कैप्चर करने की कोशिश कर रहा था 2017 में, डोकलाम स्टैंड ऑफ। तो ये सब तो कुछ हाई पॉइंट्स हैं भारत और भूटान के बीच में। प्रोजेक्ट दंतक, हाइड्रो पावर कोऑपरेशन, ऑपरेशन ऑल क्लियर या डोकलाम स्टैंड ऑफ 2017। बट देयर आर सम एरियाज ऑफ कंसर्न ऑल्सो दोनों देशों के बीच में। एक कंसर्न तो मैंने पहले ही आपको हिंट्स दे दिया कि वहाँ के जो लोकल यूथ हैं या सम पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं, दे क्रिटिसाइज इंडिया फॉर हैविंग बिग ब्रदर एटीट्यूड टुवर्ड्स भूटान, कि वो हमको मतलब डोमिनेट करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि भारत भूटान को डोमिनेट करता है, डज नॉट कंसिडर भूटान एज एन इक्वल पार्टनर। और यही कारण है कि 2007 में हमको ये ट्रीटी को रिवाइज करना पड़ा इन ऑर्डर टू गिव ए मैसेज दैट इंडिया कंसिडर्स भूटान एज एन इक्वल पार्टनर। उसके अलावा एक और कंसर्न है, कई सारी भारत की जो कंपनियां हैं वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंट कर रही हैं इन भूटान। अब उन हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए दे इंपोर्ट लेबर फ्रॉम बांग्लादेश, क्योंकि बांग्लादेश से उनको चीप एज वेल एज स्किल्ड लेबर मिल जाता है। भूटान के अंदर इनको चीप लेबर नहीं मिलती, और मिलते भी हैं तो दे आर नॉट स्किल्ड।
इसको लेकर के भी क्रिटिसिज्म होता है इंडियन हाइड्रो पावर कंपनियों का। वहाँ के लोकल यूथ क्रिटिसाइज करते हैं भारत को कि भारत डिस्क्रिमिनेशन करता है, भूटान में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लगा रहा है लेकिन लेबर लाता है बांग्लादेश से। उस कारण से भी इंडियन कंपनीज हैव टू फेस समटाइम्स प्रोटेस्ट एंड क्रिटिसिज्म इन भूटान। उसके अलावा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं जो कलेक्टिवली भारत और भूटान डेवलप कर रहे हैं साथ में, रोड वगैरह बनाने का, रेलवे लाइन बिछाने का। उसमें भूटान इज नॉट वेरी मच इंटरेस्टेड। जैसे एक ग्रुपिंग है जिसका नाम है BBIN, भारत, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, नेपाल। ये BBIN ग्रुपिंग के अंतर्गत फैसला किया गया कि एक हाईवे बनाया जाएगा कनेक्टिंग दिस 4 कंट्रीज। अब इस ग्रुपिंग के अंदर जो ये हाईवे प्रोजेक्ट है, इसमें भूटान इज नॉट विलिंग टू कोऑपरेट, क्योंकि भूटान को लगता है कि हाईवे बन जाएगा, फिर लोग जो हैं इन 3 देशों से, नेपाल से, इंडिया से और बांग्लादेश से खूब सारा आएंगे भूटान में फॉर टूरिज्म, और भूटान की एनवायरनमेंट को भी डैमेज करेंगे। वहाँ की लोकल जो फ्लोरास फौनाज हैं उनको नुकसान होगा। तो भूटान इज जनरली वेरी कॉन्शियस अबाउट इट्स इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम। उसको प्रोटेक्ट करने के लिए भूटान जो है इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। ऐसे ही सार्क इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड की बात हुई थी कि साउथ एशियन कंट्रीज आपस में कॉमन इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड बनाएंगे ताकि पावर को वो आपस में शेयर कर पाए। उसमें भी भूटान बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। और वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड वाला प्रोजेक्ट जो है ये अब सेल्फ हो गया है, क्योंकि सार्क इटसेल्फ हैज़ बीन अबैंडन्ड बाय इंडिया सिंस 2014। लेकिन ये जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है हाईवे वाला, ये कनेक्टिविटी हो जाए तो इस एरिया की इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है। इसमें नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को भी फायदा होगा, खासकर गुवाहाटी को, क्योंकि गुवाहाटी की कनेक्टिविटी विद इम्पोर्टेंट सिटीज राइट फ्रॉम कोलकाता टू ढाका टू भूटान, थिम्पू, इन सब से इम्प्रूव हो सकती है बिकॉज ऑफ दिस BBIN हाईवे प्रोजेक्ट। बट भूटान इज नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट बिकॉज ऑफ द कंसर्न ऑफ एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। भारत ने भूटान के कंसर्न्स को एले करने के लिए, भूटान को कॉन्फिडेंस देने के लिए कई सारे चेंजेस भी लाए अपने अप्रोच में। जैसे 2007 फ्रेंडशिप एग्रीमेंट की मैंने बात की, उसमें हमने जो फॉरेन पॉलिसी रिलेटेड गाइडेंस की बात थी उसको रिमूव कर दिया, जस्ट टू एड्रेस द क्रिटिसिज्म ऑफ बिग ब्रदर एटीट्यूड प्लेड बाय इंडिया टुवर्ड्स भूटान। उसके अलावा भारत ने पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी खोला है भूटान में, ताकि वहाँ के लोकल यूथ को ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि फ्यूचर में लोकल यूथ ऑफ भूटान को हम लोग एम्प्लॉय कर पाएँ फॉर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। भाई ट्रेनिंग देंगे, स्किल आएगा तब तो उनको एम्प्लॉय कर पाएंगे। जब तक उनके पास स्किल नहीं है तब तक क्या कर सकते हैं? हमें बांग्लादेश से लाना ही पड़ेगा, भारत से लाना ही पड़ेगा लेबर। और फिर वहाँ के लोकल यूथ क्रिटिसाइज करते हैं कि हमें नौकरी नहीं मिल रही। तो पहले स्किल लो, और इसके लिए भारत सरकार ने स्टार्ट किया है पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके अलावा भारत सरकार ने पावर बैंक भी लगाया है भूटान के अंदर। देखिए भूटान के अंदर होता क्या है कि गर्मी के दिनों में, साथ ही साथ बरसात के दिनों में हाइड्रो पावर अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उस टाइम में वाटर डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा रहता है। सर्दी के दिनों में नदियाँ लीन हो जाती हैं और हाइड्रो पावर अवेलेबिलिटी कम हो जाता है। तो भूटान की समस्या क्या है कि कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे एक्सेसिव हाइड्रो पावर अवेलेबिलिटी होती है, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जहाँ पे हाइड्रो पावर अवेलेबिलिटी कम होती है। तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए भारत सरकार ने पावर बैंक इस्टेब्लिश करने का फैसला किया भूटान में, जिसके अंतर्गत क्या किया जाएगा कि जो ऐसे सीजन्स होंगे जहाँ पे हाइड्रो पावर ज़्यादा प्रोड्यूस हो सकता है, वहाँ पे ज़्यादा हाइड्रो पावर प्रोड्यूस करके उसको स्टोर कर लिया जाएगा इन द पावर बैंक, ताकि जो लीन मंथ्स हैं, खासकर जो विंटर वाले मंथ्स हैं, वहाँ पे उस पावर बैंक से पावर को एक्सट्रैक्ट करके और फिर लीन मंथ्स में काम चलाया जाए या भूटान एक्सपोर्ट कर पाए। तो जिस तरीके से हमारे घर में इन्वर्टर काम करता है, वैसे ही एक बड़ा सा पावर बैंक लगाया जा रहा है भारत द्वारा भूटान के अंदर, ताकि भूटान के जो हाइड्रो पावर पोटेंशियल है उसको और बेहतर तरीके से टैप किया जा सके। भूटान की इकोनॉमी को फायदा होगा, भारत को भी फायदा होगा, क्योंकि मेनली भूटान अपना पावर भारत को ही तो बेचता है। तो द प्रॉब्लम ऑफ सीजनलिटी विथ रिस्पेक्ट टू हाइड्रो पावर जनरेशन वुड बी एड्रेस्ड विथ हेल्प ऑफ दिस पावर बैंक। तो ये तमाम डिस्कशन हमने किए इंडिया और भूटान रिलेशंस के ऊपर। इसके बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। आज के लिए ये है मेंस क्वेश्चन विथ रिस्पेक्ट टू इंडिया भूटान रिलेशंस। 10 मार्कर के लिए आप इस आंसर को अटेम्प्ट कर सकते हैं।
नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट ग्रीन हाउस गैस इमिशंस फॉर द ईयर 2024, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, एक दो दिनों पहले हमने देखा था इमिशन गैप रिपोर्ट के बारे में, रिलीज्ड बाय यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो उसी रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ और डिटेल्ड फैक्ट्स देखते हैं। तो ये रिपोर्ट कहता है कि साल 2024 में वर्ल्ड रिकॉर्डेड हाईएस्ट एवर ग्रीन हाउस गैस इमिशंस। अभी तक जितना ग्रीन हाउस गैस इमिशंस किसी भी साल में हुआ था, उसके मुताबिक या उसके मुकाबले 2024 में सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस गैस इमिशन हुआ है। 57,700 million tons of CO2 and equivalent gases have been emitted in the year 2024। तो इनफैक्ट धीरे धीरे ग्रीन हाउस गैस इमिशंस बढ़ ही रहा है। साल 2020 में एक डिप आया था, दैट वाज मेनली बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, अदरवाइज ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ ही रहा है। और ग्रीन हाउस गैस इमिशंस में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है फॉसिल फ्यूल का। ये देखिए, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इज बिकॉज ऑफ द फॉसिल फ्यूल। उसके अलावा मिथेन है दूसरे नंबर पे, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फ्लोरिनेटेड गैसेस, एंड देन लैंड यूज, लैंड चेंज एंड फॉरेस्ट्री। ये जो LULUCF है, इट सिंपली मीन्स कि फॉरेस्ट को काट करके जब वहाँ पे हम लोग फार्म लैंड्स बनाते हैं, तो उस कारण से भी ग्रीन हाउस गैस इमिशन बढ़ता है। फॉरेस्ट क्या करता था, कार्बन सिंक की तरह काम करता था, ग्रीन हाउस इमिशन को एब्जॉर्ब करता था। उसके जगह पे हमने फार्म लैंड बना दिया, राइस की खेती करने लगे या कैटल्स रेयरिंग करने लगे, तो उससे क्या होता है कि ग्रीन हाउस गैसेस इमिशन बढ़ते हैं। तो उसको कलेक्टिवली कहा गया है लैंड यूज चेंज एंड फॉरेस्ट्री। दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूटर। इट सिंपली मीन्स कन्वर्टिंग फॉरेस्ट लैंड इनटू फार्म लैंड लीडिंग टू ग्रीन हाउस गैस इमिशन। दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन इन ओवरऑल ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो ये कहता है इमिशन गैप रिपोर्ट के डिस्पाइट प्लेजेस, दुनिया के कई सारे देशों ने खूब कमिटमेंट्स किए हैं, येट द ग्रीन हाउस गैस इमिशन इज राइजिंग ओनली। भारत की अगर बात की जाए तो पिछले साल 2024 में ग्रीन हाउस गैस इमिशंस इंक्रीज में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन भारत का था। द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज केम फ्रॉम इंडिया ओनली। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा इमिशन भारत ने किया, लेकिन इंक्रीज की बात की जाए कि 2023 के मुकाबले 2024 में ग्रीन हाउस गैस इमिशन ज्यादा हुआ है। तो सब देश ने थोड़ा बहुत इमिशन बढ़ाया है, भारत ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया इन द इंक्रीज। तो इंडिया हैज रजिस्टर्ड लार्जेस्ट एब्सोल्यूट इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैस इमिशंस अमंगस्ट ऑल द कंट्रीज। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडिया इज थर्ड लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस इमिटर आफ्टर चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स। बट चूंकि भारत की जनसंख्या ज्यादा है, तो पर कैपिटा इमिशन में इंडिया इज वेरी लो। पर कैपिटा इमिशन में इंडिया इज वेरी लो, लगभग 3 टन्स ऑफ CO2 इमिशन हम करते हैं पर कैपिटा पर ईयर, विच इज लेस देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स एवरेज। वर्ल्ड्स एवरेज है 6.4 टन CO2 पर कैपिटा पर ईयर। भारत 3 टन CO2 पर कैपिटा पर ईयर इमिट करता है। पर कैपिटा इमिशन में सबसे आगे आ जाता है रसिया, फिर आ जाता है यूएस। यूएस की बात की जाए तो पर कैपिटा इमिशन धीरे धीरे यूएस के अंदर घट रहा है कंसिस्टेंटली। एक वक्त सबसे ज्यादा हुआ करता था एज कंपेयर टू एनी अदर कंट्री बाय द ईयर 2000, लेकिन यूएस का लगातार घट रहा है। रसिया का बढ़ रहा है धीरे धीरे, और इस साल जाकर के साल 2024 में रसिया हैज मार्जिनली गॉन बियॉन्ड यूएस इन पर कैपिटा इमिशन। चाइना का भी पर कैपिटा इमिशन बढ़ रहा है, भारत का भी पर कैपिटा इमिशन बढ़ रहा है, लेकिन पर कैपिटा इमिशन में अभी भारत काफी पीछे है। इवन वर्ल्ड एवरेज से भी हाफ हम पर कैपिटा इमिशन करते हैं, क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है। पर कैपिटा इमिशन में सबसे ऊपर रसिया है, बट ओवरऑल इमिशन में सबसे ऊपर चाइना है। ओवरऑल इमिशन में सबसे ऊपर चाइना, फिर यूएस और तीसरे नंबर पे भारत। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट मीनामाता कन्वेंशन दैट एम्स एट एंड ऑफ यूज ऑफ डेंटल एमलगम बाय 2034। तो क्या है ये मामला, देखते हैं। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। सबसे पहले थोड़ा मर्क्यूरी के बारे में समझ लेते हैं, फिर इस टॉपिक को हम अच्छे से समझ पाएंगे। मरकरी एक सिल्वर व्हाइट कलर का हेवी मेटल होता है। इट इज अ लिक्विड मेटल एट रूम टेम्परेचर। इनफैक्ट इट इज द ओनली कॉमन मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, ये मर्क्यूरी। और ये कई सारे नेचुरल सोर्सेज से इमिट होता है, जैसे वोल्केनिक इरप्शन से, वेदरिंग ऑफ रॉक से ये मिलता है।
मर्क्यूरी का मेन इस्तेमाल होता है थर्मोमीटर में। थर्मोमीटर के अंदर आपने मर्क्यूरी जरूर देखा होगा। बैरोमीटर में इस्तेमाल होता है, फ्लोरेसेंट लैंप में इस्तेमाल होता है, कुछ बैटरीज में इस्तेमाल होता है, एंड उसके अलावा डेंटल एमलगम्स में भी मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है। डेंटल एमलगम्स में जो डेंटल फीलिंग्स ऑफ कैविटीज की जाती है ना, उसमें भी मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है। मर्क्यूरी इज टॉक्सिक। मर्क्यूरी टॉक्सिक है क्योंकि इट कैन इम्पैक्ट आवर नर्वस सिस्टम। इंसानों के हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट कर सकता है। इट कैन इम्पैक्ट आवर नर्वस सिस्टम, हमारे किडनी और लीवर को डैमेज कर सकता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को इम्पैक्ट कर सकता है, स्किन एंड आइज के लिए भी एलर्जी एंड इरिटेशन कर सकता है। एकदम ट्रेसेज में हो, कम अमाउंट में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब मर्क्यूरी कंसंट्रेट होने लगता है, एक्यूमुलेट होने लगता है, तो इट बिकम्स वेरी टॉक्सिक। होता क्या है कि इंडस्ट्रीज डिस्चार्ज करती हैं मर्क्यूरी को इन द नियर बाई वाटर बॉडीज। वो रिवर से जा फ्लो होते हुए मिक्स होकर के द मर्क्यूरी अल्टीमेटली गेट मिक्सड इनटू द नियर बाई सी, और फिर सी के अंदर मछलियां जो हैं मर्क्यूरी को इंजेस्ट करती हैं, खाती हैं। तो मछलियों के अंदर, छोटी मछलियां जैसे मर्क्यूरी खा रही हैं, तो उसके अंदर मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन बिल्ड होता है, जिसको कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, एक पर्टिकुलर लिविंग एंटिटी के अंदर अगर कोई टॉक्सिक सब्सटेंस बिल्ड हो रहा है तो उसको कहा जाता है बायो एक्यूमुलेशन। तो मिथाइल मर्क्यूरी एक्यूमुलेट्स इन फिश, और फिर जब इन छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं तो इन बड़ी मछलियों के अंदर भी मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन बढ़ने लगता है। इस फिनोमेना को कहा जाता है बायो मैग्निफिकेशन। तो बायो एक्यूमुलेशन, जब एक फिश के अंदर मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, और जब उस छोटी छोटी मछलियों को बड़ी मछलियां खाती हैं तो बड़ी मछली के अंदर मिथाइल मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो उसको कहा जाएगा बायो मैग्निफिकेशन। अब इस बड़ी मछली को इंसान ने खा लिया तो इंसान के अंदर भी बायो मैग्निफिकेशन होगा, मर्क्यूरी का कंसंट्रेशन बढ़ता है, और फिर इंसान के हेल्थ के ऊपर नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिलना शुरू होता है इन फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम डैमेज, किडनी एंड लीवर या डाइजेस्टिव सिस्टम पे इंपैक्ट। तो इस तरीके से मर्क्यूरी कैन बी डेंजरस या टॉक्सिक, नॉट इन स्मॉल ट्रेसेस। स्मॉल ट्रेसेस में दिक्कत नहीं है, लेकिन वो बायो एक्यूमुलेशन एंड बायो मैग्निफिकेशन होते हुए फिर इंसानों की बॉडी में पहुंचता है और फिर वो तमाम नुकसान करता है। तो मर्क्यूरी से होने वाले जो डैमेजेज हैं, इन्वायरमेंटल डैमेज एज वेल एज ह्यूमन हेल्थ डैमेज, उसको प्रिवेंट करने के लिए एक इंटरनेशनल लॉ लाया गया जिसका नाम है मीना-माता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। इट वाज ब्रॉट इन द ईयर 2013 एंड देन इन्फोर्स्ड सिंस 2017। साल 2013 में लाया गया, 2017 से इसके प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करना शुरू किया गया। इसका मुख्य लक्ष्य है कि मर्क्यूरी के कारण एनवायरमेंटल एंड ह्यूमन हेल्थ को जो डैमेज होता है उसको प्रिवेंट किया जाए। इसका नाम मीना-माता कन्वेंशन इसलिए है क्योंकि जापान का एक कोस्ट है मीना-माता बे। यहाँ पे इस मीना-माता बे में मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी राइज होने के कारण यहाँ के आसपास के लोगों को काफ़ी हेल्थ डैमेज उठाना पड़ा था। उसी के बाद से वर्ल्ड कंट्रीज बिकेम कॉन्शियस अबाउट द डैमेजेस एसोसिएटेड विथ मर्क्यूरी टॉक्सिसिटी, और फिर एक कन्वेंशन लाया गया। तो जिस जगह पे टॉक्सिसिटी के कारण वर्ल्ड कंट्रीज का कॉन्शियसनेस आया, दैट वाज मीना-माता बे, तो उसी जगह के नाम के बेसिस पे इस कन्वेंशन को नाम दे दिया गया मीना-माता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। इसमें टोटल 153 कंट्रीज मेंबर हैं इंक्लूडिंग इंडिया। एंड मीना-माता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी का सेक्रेटेरिएट है टू गिव इम्प्लीमेंटेशन टू दिस कन्वेंशन। इट इज UNEP itself serves as the secretariat for this मीना-माता कन्वेंशन। तो ये मीना-माता कन्वेंशन जो है इट इज इन फोर्स सिंस 2017, और इसका लक्ष्य है कि मर्क्यूरी के यूज को धीरे धीरे कट डाउन किया जाए ताकि मर्क्यूरी रिलेटेड जो पॉल्यूशन है वो कम हो सके, क्योंकि मर्क्यूरी से इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन होता है और इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन से अल्टीमेटली मर्क्यूरी comes to our own body and then it causes so many damages, health related impacts। इसी मीना-माता कन्वेंशन में फैसला किया गया है कि मर्क्यूरी का इस्तेमाल जो होता है डेंटल एमलगम के लिए, यानी कि फिलिंग ऑफ द कैविटी के लिए, उसको खत्म कर देना है बाय द ईयर 2034। दिस डिसीजन वाज टेकन एट 6th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी ऑफ मीना-माता कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी इन जेनेवा। तो सारे इंटरनेशनल लॉज के अपने कन्वेंशन ऑफ पार्टीज होते हैं जहां पे उनके जो मेंबर कंट्रीज हैं आपस में मिलते हैं। जैसे COP30 हो रहा है ऑफ UNFCCC इन बेलम ब्राजील, वो UNFCCC का COP है एंड COP नंबर 30 है। ये COP नंबर 6 ऑफ मीना-माता कन्वेंशन वाज हेल्ड इन जेनेवा, और वहां पे फैसला किया गया कि डेंटल एमलगम के लिए जो मर्क्यूरी इस्तेमाल होता है उसको पूरी तरह से हम लोग खत्म कर देंगे बाय 2034।
4। अब डेंटल अमेलगम से क्या दिक्कत है? देखिए, डेंटल अमेलगम में जो सब्सटेंस इस्तेमाल होता है उसमें मर्क्यूरी भी होता है। अब सवाल ये उठेगा कि सर अगर मर्क्यूरी टॉक्सिक होता है, इफ मर्क्यूरी इज टॉक्सिक देन व्हाई इट इज बीइंग यूज्ड इन डेंटल अमेलगम? तो जवाब ये है कि मर्क्यूरी को अकेले या सीधा सीधा इस्तेमाल नहीं किया जाता है डेंटल अमेलगम के लिए। मर्क्यूरी को एक कंपाउंड के फॉर्म में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें डेंटल अमलगम के लिए जो कंपाउंड होता है उसमें 50% लगभग मर्क्यूरी होता है, लेकिन उसके अलावा सिल्वर, टीन, कॉपर, जिंक भी होते हैं। और इससे क्या होता है कि जो ओवरऑल सब्सटेंस हम बनाते हैं फॉर डेंटल फिलिंग, वो सब्सटेंस टॉक्सिक नहीं रहता है, इट बिकम्स ए स्टेबल कंपाउंड। मर्क्यूरी अलोन इज टॉक्सिक, बट व्हेन इट इज मिक्स्ड विथ अदर entities, other metals, silver, tin, copper, and an amalgam is created. तो इसी को कहा जाता है डेंटल फिलिंग एमलगम। इट इज अ स्टेबल कंपाउंड एंड इट इज नॉट टॉक्सिक। बट प्रॉब्लम क्या है कि डेंटल अमलगम जब पुराना हो जाता है, 10 साल 12 साल पुराना होता है, तो यहाँ से धीरे धीरे मर्क्यूरी रिलीज होता है, तो वो इंसान के हेल्थ को डैमेज कर सकता है। उसके अलावा जब एमलगेशन बनाया जाता है, फिलिंग करने के लिए जब मर्क्यूरी, सिल्वर, टिन, कॉपर मिलाया जाता है, तो उस टाइम में थोड़ा मर्क्यूरी जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड इट कॉजेज पॉल्यूशन इन द सराउंडिंग एरिया। फिर वहां से मर्क्यूरी का लेवल बढ़ सकता है इन द आवर इन्वायरमेंट और फिर वो हमारे बॉडी को डैमेज कर सकता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है कि मर्क्यूरी का यूज फॉर डेंटल अमलगम फिलिंग will be eliminated by 2034. Some other substitute will be looked for. मर्क्यूरी के कुछ फायदे हैं, इसका सब्स्टिट्यूट फाइंड करना इतना आसान नहीं होगा बिकॉज मर्क्यूरी इजीली एक्सपैंड्स एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इस कारण से डेंटल फिलिंग में वो आराम से सेटल हो जाता है, जो गैप्स हैं उसको फिल कर देता है। प्लस मर्क्यूरी इज चीप ऑल्सो, लॉन्ग लास्टिंग एंड बैक्टीरियोस्टैटिक, मतलब रेजिस्ट बैक्टीरियल ग्रोथ एज वेल। तो इन सब कारणों से मर्क्यूरी का इस्तेमाल होता है, लेकिन अब धीरे धीरे मर्क्यूरी का इस्तेमाल फॉर टूथ फिलिंग विल बी एलिमिनेटेड बाय 2034 एज पर मीनामाता कन्वेंशन। सो ऑल द कंट्रीज, लगभग 150 से भी ज़्यादा देश जो इस मीनामाता कन्वेंशन के पार्टी हैं इंक्लूडिंग इंडिया, वो मर्क्यूरी फिलिंग का ऑल्टरनेटिव ढूंढेंगे। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट बुकर प्राइज 2025, इंपॉर्टेंट फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। डेविड सैजले, कैनेडियन हंगेरियन British writer, won Booker Prize for Fiction 2025. He won this prize for his novel titled Flesh. इस Flesh novel में he portrays human struggle and transformation for success. कामयाबी पाने के लिए इंसान क्या क्या सैक्रिफाइस नहीं करता है, उसकी एक फिक्शनल स्टोरी है द फ्लेश। द फ्लेश नहीं है, ओनली फ्लेश है। इट्स अ फिक्शनल स्टोरी highlighting कि how a human या an individual makes so many sacrifices in pursuit of success. तो बेसिकली एक कहानी है एक वर्किंग क्लास मैन की, जो हंगरी के अंदर एक वर्किंग क्लास इंडिविजुअल रहता है, बट धीरे धीरे बिकॉज ऑफ इट्स हार्ड वर्क एंड सेक्रीफाइसेस ही बिकम्स मेगा वेल्दी रिच पर्सन इन ब्रिटेन। तो उसके लिए क्या क्या उसके स्ट्रगल झेले हैं, उसकी कहानी है फ्लेश की, और इस कारण से उनको बुकर प्राइज मिला है फॉर 2025। बुकर प्राइज की बात की जाए तो इसको 1969 में स्टैब्लिश किया गया था फॉर फिक्शन इंग्लिश लिटरेचर। एलिजिबिलिटी है कि द नोवेल मस्ट बी रिटेन इन इंग्लिश एंड नॉट बी ए ट्रांसलेशन, ओरिजिनली अंग्रेजी में लिखा होना चाहिए, ये नहीं कि किसी और भाषा में लिखी थी अब उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन हुआ, नो। एंड मस्ट बी पब्लिश्ड इन यूके एंड आयरलैंड बाई ए रजिस्टर्ड पब्लिशर। ऑथर कैन बी फ्रॉम एनी नेशन। प्राइज मनी है £50,000। ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व जो बुकर प्राइज देती है वो मैन ग्रुप एंड बुकर प्राइज फाउंडेशन। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। फ्री लीगल एड से संबंधित पहला स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ बीपीएल कैटेगरी के लिए नहीं है, बाकी और भी कई सारे कैटेगरीज है जिनको फ्री लीगल एड मिलता है अंडर आर्टिकल 39A। सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट। एआई गवर्नेंस रिलेटेड सेकंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज एआई की जो नई पॉलिसी है इट वांट्स टू हैव ए कल्चरली अडॉप्टिव एआई सिस्टम, not discourages but encourages. यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग बिकॉज इट इज नॉट इन जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट, इट इज इन लैग्रेंज 1 ऑर्बिट, आदित्य L1। यहाँ तो सीधा सीधा जवाब होगा जेम्स वॉटसन एंड फ्रांसिस क्रिक। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।